नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं इस छोटे से वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए और आपको बहुत अच्छी जानकारी भी इससे मिलने वाली है। और इस परिप्रेक्ष्य में मैंने एक लंबा चौड़ा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, नेहरू के बाद का भारत भाग 1, जिसमें केवल लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैंने बताया है। और मुझे अच्छा लगा क्योंकि कुछ मज़ेदार तथ्य हैं जो मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले स्रोत बता दूं, मैंने बस 2 किताबें इसमें से ली हैं। ये अभी मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया है तो थोड़ा सा आपको उल्टा दिखेगा। ये जो कि पुस्तक है आजादी के बाद का भारत, आजादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्र की ये पुस्तक है। आजादी के बाद के भारत में नेहरू जी का कार्यकाल 2007 तक का इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, 1947 के बाद और 2007 से पहले। तो ये पूरी मोटी की पुस्तक है। इसी में जो है वो कार्यकाल है कब तक का, शास्त्री से इंदिरा तक। चैप्टर नंबर 16 है शास्त्री से इंदिरा तक। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पढ़िएगा जरूर, आपको बहुत मजा आएगा। और शास्त्री जी के बारे में आपको सुनने को देखने को मिलेगा, कुछ देख रहे हैं ऐसा महसूस होगा। दूसरा जो सोर्स लिया है मैंने स्पेक्ट्रम का लिया है। ये स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत की किताब है। इसमें जो है नेहरू के बाद का भारत एक अलग ही चैप्टर है। नेहरू के बाद का भारत यानी 1964 के बाद का 123 पेज का चैप्टर है, उसको मैंने लिया है। तो ये दोनों से ये दोनों स्रोत है, ये दोनों पुस्तक, और इन दोनों से मैंने उनकी कहानी पढ़ी और मुझे कुछ मजेदार किस्से याद आए जो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, आपको इससे रूबरू करवाऊं। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और फिर आते रहेंगे अब आज के बाद से। तो आइए लेके चलते हैं आपको शास्त्री जी के कुछ मजेदार के जीवन के किस्सों पर। देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो थोड़ी सी भारतीय राजनीति में विश्वास रखता होगा और उसने लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं पढ़ा होगा या उनके बारे में वो नहीं जानते होंगे। शायद ही कोई ऐसा होगा पढ़ा लिखा इंसान। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के कुछ पहलुओं को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, कुछ मजेदार पहलुओं को, तो आप लोग जरूर सुनिए। तो जब 1964 में प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में, तो प्रश्न ये उठा था कि अब अगला प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, अगला प्रधानमंत्री आखिर कौन होगा। तो उस समय गुलजारी लाल नंदा को जो है अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। लेकिन टक्कर जो थी 2 लोगों में थी, एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। ये दोनों ही प्रबल उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री बनने के। तो प्रधानमंत्री किसको चुना जाए एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर भी लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया। क्यों चुना गया इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था या कुछ कारण थे मान लीजिए। मैं आपको बताऊं तो अगर मैं बात करूं मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई एक वृद्ध व्यक्ति थे। वृद्ध व्यक्ति थे लेकिन काफी अनुभवी थे। प्रधानमंत्री जनरली जो है एजेड लोग ही होते हैं, लेकिन कुछ यंग लोग भी हुए थे, लेकिन अनुभव की जरूरत होती है। तो मोरारजी देसाई बेस्ट थे उस मामले में। तो वो वृद्ध थे, उम्रदराज थे, लेकिन काफी अनुभव था उनमें। और अनुभव होने के साथ साथ उनमें जो प्रशासनिक कुशलता थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रशासनिक कुशलता उनमें कूट कूट कर वो भरी हुई थी। एक महान व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, लेकिन कुछ कमी भी थी उनमें। कमी थी कि वो उदारवादी नहीं थे, अनुदारवादी थे। अनुदारवादी का मतलब होता है कि किसी के प्रति उदारता उनका कोई मकसद नहीं था कभी भी। एक उदार व्यक्ति नहीं थे, उदारता को जो है वो बिल्कुल भाव नहीं देते थे। कठोर वचन बोलते थे, कठोर वचन बोलते थे और दक्षिण पंथी थे, मतलब जो क्षेत्रवाद होता है उसको भी थोड़ा सा बढ़ावा देते थे। मोरारजी देसाई की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, जैसा उनका स्वभाव बताया गया है स्पेक्ट्रम की पुस्तक में, ये जो तथ्य लिए हैं मैंने स्पेक्ट्रम की पुस्तक से लिए हैं। वहीं अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री भले ही जाने जाते हों अपने कठोर निर्णयों के बारे में, कठोर निर्णय देश के हित में, लेकिन वो एक बहुत ही मृदुभाषी व्यक्ति थे। वो मीठा बोलते थे, सरल स्वभाव के थे, उदारवादी थे और 2 क्षेत्रों के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। तो ऐसा माना गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं उनको प्रधानमंत्री चुना जाए। तो ज्यादा कार्यकाल नहीं था, 1964 से 1966 का कार्यकाल था उनका। और इसमें उन्होंने बहुत सारे इतिहास
रचे। कुछ और पहलू मैं आपको बताता हूं। तो दूसरा पहलू पर हम चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वो सीधे जो है प्रधानमंत्री नहीं बने थे। जब जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल चल रहा था उस समय वो सड़क एवं परिवहन मंत्री थे। तो सड़क एवं परिवहन जब मंत्री वो बने तो पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार महिला कंडक्टरों की भर्ती उन्होंने ही शुरू करवाई थी, उन्होंने ही प्रारंभ करवाया था। उन्हें ये विश्वास था कि पुरुष के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर महिलाएं भी आगे चल सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था कि बस में महिला कंडक्टर कैसे, वो जमाना था घूंघट का, उस जो जमाना था जब महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने उनका जो निर्णय होता था वो निर्णय वो जल्दी वापस लेते नहीं थे। तो उन्होंने इस निर्णय को साकार किया और उस समय से जो है उसी समय से जो है महिला कंडक्टरों की भर्ती जो है चालू हुई देश में परिवहन के क्षेत्र में। चलिए चलते हैं तीसरे कुछ मजेदार पहलू के बीच में। तो आइए, तीसरा पहलू है कि 1951 में वो राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा के वो सदस्य थे। नेहरू जी के कार्यकाल में 1956 में वो संचार मंत्री भी बने, वो गृह मंत्री भी बने त्याग पत्र देकर। तो कुछ ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनमें उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इन सबों में। संचार मंत्री के रूप में वो रहे और काफी दिनों तक जो है देश की सेवा की। उसके बाद जो है त्याग पत्र देके वो गृह मंत्री भी बने थे। आप सभी लोगों ने पीएमओ का नाम जरूर सुना होगा। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री का कार्यालय। इसकी स्थापना जो है, इस तरह का कोई कार्यालय भी होगा प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत कार्य या फिर उनके देश हित में कुछ ऐसे पर्सनल वर्क, इनके लिए एक कार्यालय होगा जो कि बिल्कुल सुरक्षित होगा और उसमें केवल प्रधानमंत्री जो है अपने कार्यों को अंजाम देंगे। इस तरह कोई कार्यालय होगा, ये सबसे पहली परिकल्पना उनकी थी और उन्होंने ही पहले पीएमओ की स्थापना की। एकमात्र पहले प्रधानमंत्री थे वो जिन्होंने अपना निजी सचिव रखा। आजकल आप देखे होंगे प्रधानमंत्री के साथ उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी रहते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, कई सारे भाषा के ज्ञाता होते हैं, पूर्व आईएएस होते हैं, आईएएस क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा अनुभव होता है, एक अच्छे लड़ाकू होते हैं। तो इस तरह से जो है एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति को ही उनका एक सचिव चुना जाता है। तो जो सचिव चुनने की प्रथा चलती आ रही है वो उन्हीं के समय से आ रही है। उन्होंने ही पहली बार जो है अपना एक सचिव रखा और उस समय से सभी प्रधानमंत्रियों के एक सचिव रहे थे। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। आगे बताते हैं। उनका मानना था कि कृषि में आधुनिकीकरण होना चाहिए। तो आधुनिकीकरण के लिए जो है उन्होंने अपने क्षेत्रों में कई विस्तार किए, कई सारे आधुनिकीकरण संस्थाओं को जो कि आधुनिकीकरण करती हैं, जैसे कि मशीनरीज वगैरह, कुछ निजी क्षेत्रों से हाथ मिलाया और खेती को, कृषि को आधुनिकीकरण से जोड़ा। और उसी समय उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, यानी किसानों को वो हमेशा सर्वोपरि रखते थे। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। फटी हुई धोती पहनते थे खुद। उन्होंने कभी भी देश के जो है देश के फंड को, देश के पैसे को कभी भी जो है महंगी चीजों में खर्च नहीं किया। वो जब बोले थे कि जब प्रधानमंत्री इतना खर्चीला हो जाएगा तो फिर देश की जनता क्या करेगी। उस समय स्थिति भी बहुत ही खराब थी, भूखमरी की स्थिति आ गई थी भारत में। बहुत स्थिति जो थी काफी खराब थी, देश की काफी खराब हालत में था देश। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसानों को जो है सर्वोपरि रखा और जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने ही दिया। हम बात कर रहे थे कृषि के आधुनिकीकरण की, तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं उनके बारे में बता दूं कि कोई भी जो निर्णय लेते थे ना, तो पहले जो है देश में प्रबल विरोध होता था। जो कुछ पार्टियां थी, लोकल पार्टियां, वो पूरी तरह से विरोध करती थी, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट हमेशा से ही सही रिजल्ट होता था। जैसे कि पहली बार 1965 में उन्होंने पहली बार 250 टन गेहूं के बीजों का आयात किया, दूसरे देश से मंगाया। कई लोगों ने विरोध किया, क्यों हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, क्यों हमारा देश इस काबिल नहीं है, ऐसे वैसे बहुत सारी आवाजें उठी। लेकिन उसका परिणाम निकल के ये आया कि उस साल गेहूं की पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और भुखमरी की समस्या बहुत हद तक कम हो गई। तो कुछ ऐसे निर्णय थे जो स्टेट वो लेते थे, उसमें वो पीछे नहीं हटते थे।
आगे चलते हैं। 1962 में जो चीन से युद्ध हुआ था उसमें भारत की शर्मनाक हार हुई थी। काफी महत्वपूर्ण लड़ाई थी ये, लेकिन चीन जो है उसी वजह से कई किलोमीटर हिस्से अंदर जो है भारत के अंदर घुस आया और भारत के परिक्षेत्र पे उसने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। तो उस 1962 की लड़ाई से प्रेरित होकर और 1965 में पाकिस्तान से जो तनाव की स्थिति बनी उससे प्रेरित होकर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, भारत के जो में कर आता था, कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रक्षा में झोंक दिया। बहुत लोगों ने इस पर सवाल उठाए, ऐसी स्थिति है, खराब स्थिति है देश में, हम लोग मर रहे हैं, क्यों ये रक्षा पे जोर दे रहे हैं। उन्होंने वही काम किया, किसी की एक नहीं सुनी और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने भारत के रक्षा क्षेत्र में जो है डाल दिया। उसके बाद जब 1962 में जब चीन से भारत हार चुका था तो पाकिस्तान ने इसको एक अवसर के रूप में माना, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह साल चल रहा है 1964 का अंतिम साल और अंतिम महीना, और इस समय प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। उनको शायद ये पता नहीं था। नेहरू जी से की अपेक्षा लाल बहादुर शास्त्री जी में निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता थी। वो फ्रंट लाइन पे आके जो है काम करते थे। तो उन्हें, पाकिस्तान को शायद याद नहीं होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में आ गए हैं और पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर की तरफ से, सिंध की तरफ से आक्रमण करने का सोचा। आक्रमण उसको कहते हैं जो सीधा करते हैं, वो लोग घुसपैठ करने की सोच रहे थे और कर दिया। जब लाल बहादुर शास्त्री को यह बात पता चली कि कश्मीर में घुसपैठ हो रहा है और कश्मीर वालों को, कश्मीरी वासी को यह बताया जा रहा है कि भारत ने आपको गुलाम बना रखा है, हम लोग आपको आजादी देंगे, कश्मीर को आजाद करो, पीओके को के साथ साथ कश्मीर के अन्य हिस्सों को आजाद कराने की, मतलब कि वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों ने, भारतीयों ने कश्मीर को गुलाम बना रखा है। जब ये बात लाल बहादुर शास्त्री जी को पता चली तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेडियो और समाचार पत्र के माध्यम से वहां के नागरिकों को सबसे पहले अवेयर किया और पाकिस्तान की स्थिति के बारे में बताया कि हमसे ज्यादा भुखमरी पाकिस्तान में है, हमसे ज्यादा खराब स्थिति पाकिस्तान की है, और अगर पाकिस्तान नहीं माना तो हम सेना को वहां पे लगाएंगे और उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे उस समय जनता की हिम्मत बढ़ी थी और आपको विश्वास नहीं होगा, 48 घंटे के बाद ही वहां पे सेना लगा दी गई थी। 1965 में जब युद्ध हुआ था उस समय भी एक महत्वपूर्ण घटना थी कि पहली बार वायुसेना का उपयोग जो है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ही किया गया था। जो हिम्मत पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए वो शास्त्री जी ने कर दिखाया और धूल चटा दी थी पाकिस्तान को। अंत में पाकिस्तान को जो है ताशकंद समझौता करना पड़ा, हाथ जोड़ा गया, हम आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे, आप मेरे क्षेत्र में मत आइए। हालांकि वो एक गलत निर्णय था, लड़ाई करना चाहिए था, उनको खदेड़ना चाहिए था, लेकिन वो खुद ही पीछे हट गए। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था उनके लिए और उन्होंने वो कर दिखाते थे। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये जो ताशकंद समझौता हुआ और आज जैसे कि ताशकंद समझौता हो गया, उसकी अगली सुबह में ही हृदयघात से यानी हार्ट अटैक से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। तो जब इतने बड़े व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है तो जांच भी बड़े स्तर पे होता है, चाहे वो मृत्यु प्राकृतिक रूप से ही क्यों ना हो। जांच हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई, लेकिन उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो लोगों ने कहा, मतलब ऐसी अफवाह है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ऐसी अफवाह है कि उनकी मृत्यु जो है जहर खाने से हुई थी, मतलब जहर किसी ने दे दिया था उनको, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा लोगों का मानना है। तो कई बार ऐसी कमेटी बैठाई गई लेकिन उसमें क्लियर कुछ नहीं हो पाया। तो उस समय साउथ एशिया कुछ ऐसी कुछ पुस्तक है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसके लेखक जो थे वो बहुत ही महान व्यक्ति थे और उन व्यक्ति का नाम भी मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि चीजें मैंने बस दिमाग में रखी थी। उन्होंने आरटीआई माध्यम से, आरटीआई के राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से 2009 में लिखा सरकार को कि आप इसका जवाब दीजिए, उनकी मृत्यु का कारण को सार्वजनिक कीजिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। सरकार ने, जब वो सरकार को वो आरटीआई का पत्र मिला तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती, इससे देश का माहौल खराब होगा,
और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचेगी और इससे जो है लोगों में उथल पुथल मच जाएगी। इसलिए हम आपके साथ इस तरह के कोई भी सूचना का जो है आदान प्रदान नहीं कर सकते, ये जवाब आया। तो इस तरह से आज भी उनकी मृत्यु का जो है एक रहस्य बनी हुई है और बहुत सारी चीजें डिटेल में मैंने बताई हैं। जब ये, क्योंकि एक्चुअली में चैप्टर भी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत नेहरू जी के बाद का इतिहास, स्पेक्ट्रम की 39वीं नंबर ये 39वां नंबर चैप्टर है भाग 1, जिसमें जो है मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में डिटेल में बताया। उन्होंने जो जो कार्य किए हैं, हर तरह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरह के परिवर्तन और देश में जो हुआ सबके बारे में, तो वीडियो जरूर आप लोग जाके देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो। तो प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी। बहुत सारी अच्छी चीजें आपको पता चलेंगी नेहरू जी के बाद क्या हुआ था हमारे देश का। थैंक यू वेरी मच।